नमस्कार। एक बार फिर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है 23 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स में। हेलो एंड वेरी वेलकम अगेन टू द करंट अफेयर्स ऑफ 23 नवंबर 2025। तो आज जो हम टॉपिक्स देखने वाले हैं उनके नाम हैं एनसेलेडस, कैसिनी स्पेसक्राफ्ट, बोरमदेव वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, सागर कवच, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फार्माकोजेनोमिक्स, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, इंडियन पॉन्ड हेरॉन, ब्रेन ईटिंग मिंबा और इसके अलावा भी एक दो करंट अफेयर्स होंगे जिनको कि हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। First question: Why is Saturn's moon Enceladus considered one of the most promising places in the solar system for hosting life? सैटर्न का जो मून है Enceladus उसको क्यों वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेस सोलर सिस्टम में कंसीडर किया गया है जहां पर लाइफ की एग्जिस्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है? The correct option is option B. Sorry, option A. The correct option is option A because it possesses a liquid subsurface ocean with hydrothermal vents. बिकॉज जो इंसेलाडस का सब सर्फेस है वहाँ पे समुद्र है या महासागर है और उसके अलावा हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी वहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है। इंसेलाडस मेंटेन्स अ लिक्विड सब सरफेस ओशन ड्यू टू टाइडल हीटिंग फ्रॉम सन। ना सबसे बड़ी बात है कि जो सब सरफेस में जो ओशन है वो लिक्विड फॉर्म में कैसे है, तो वो लिक्विड फॉर्म में इसलिए है बिकॉज ऑफ टाइडल हीटिंग फ्रॉम सैटर्न। सैटर्न से जो टाइडल हीट हो रही है उसके कारण इंसेलाडस का जो सब सरफेस है वो लिक्विड फॉर्म में है, मीन्स वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में। Scientists believe Enceladus has hydrothermal vents that release hot mineral-rich water similar to environments that may have supported early life. साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं इंसेलाडस के सतह पर, हाइड्रोथर्मल वेंट्स हमारे आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को जब पढ़ोगे तो हमारे समुद्र में भी हाइड्रोथर्मल वेंट्स है। तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो होते हैं उससे हॉट मिनरल वाटर जो है वो इजेक्ट आउट होता है, मीन्स बाहर निकलता है ड्यू टू हायर प्रेशर। सो सिमिलरली इंसेलाडस पर भी हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं जिससे कि हॉट मिनरल रिच वाटर निकलते हैं। ठीक है। और वो अर्ली लाइफ जो सस्टेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना है। NASA's Cassini spacecraft detected water and simple organic chemicals in ice particle emitted from Enceladus. Enceladus से जो भी आइस पार्टिकल्स इमिट हुए हैं, नासा का जो कैसिनी स्पेसक्राफ्ट है उसने उसमें वाटर और जो सिंपल ऑर्गेनिक केमिकल्स या सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिटेक्ट किया है। Enceladus has the brightest surface in the solar system because it is coated with clean, highly reflective water ice. Enceladus का जो सरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा चमकीला है, ब्राइट है पूरे सोलर सिस्टम में। क्यों? क्योंकि वो जो है उसकी जो सरफेस है वो कोटेड है किससे? हाईली रिफ्लेक्टिव वाटर आइस से। मीन्स आप एक वाटर की जो आइस क्रिस्टल है आप उसको फ्रिज में रखो, मीन्स जो बिल्कुल क्लीन वाटर है, बिल्कुल प्योर वाटर है उसको, तो वो कैसा, उसका आइस क्रिस्टल कैसा होता है, सिमिलरली उसी तरह से जो सरफेस है इंसेलाडस का वो कोटेड है। ओके। The moon's smooth, icy surface and continuous plume activity make it a strong candidate for astrobiological study. जो moons का जो smooth, icy surface है और वहाँ पे जो continuous plume activity है जो कि hydrothermal vents के फॉर्म में है, उसके कारण वो एक strong candidate बन जाता है किस चीज़ के लिए? एस्ट्रोबायोलॉजिकल स्टडी के लिए, कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। ओके, सो दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द कैसिनी-हुगिन्स मिशन? इनमें से कौन सा कैसिनी-हुगिन्स मिशन को करेक्टली डिस्क्राइब करता है? So the correct answer is option C. It is a joint NASA European Space Agency Italian Space Agency mission that included an orbiter and Titan lander. जो कैसिनी-हुगिन्स मिशन था ये एक जॉइंट मिशन था किसके बीच? नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी के बीच। इट कंसिस्टेड ऑफ कैसिनी ऑर्बिटर, इसमें एक कैसिनी ऑर्बिटर था और हुगिन्स प्रोब था। इसमें एक कैसिनी ऑर्बिटर था और हुगिन्स प्रोब था जिसने कि लैंड किया था टाइटन पे, विच लैंडेड ऑन टाइटन। ओके। Cassini was launched on 15th October 1997 and was one of the largest interplanetary spacecraft. Cassini को किस दिन लॉन्च किया गया था? 15th October 1997 को, और this was one of the largest interplanetary spacecraft, means एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट जाने वाला सबसे largest interplanetary spacecraft था। Okay? It was the first spacecraft to orbit and studies its ring and moons in unprecedented detail. Okay. Sorry. It was the first spacecraft to orbit Sun and studied its ring and moons in unprecedented detail. यह पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने कि सन की ऑर्बिट करी थी और उसके जो रिंग्स हैं और उसके जो मून्स हैं, सैटर्न के जो मून्स हैं, आई एम सॉरी सन मैंने बोला, सैटर्न उसके मून्स है उसको बहुत ही वेल डिटेल, मीन्स बहुत ही ज़्यादा डिटेल में उसको स्टडी किया था। The mission provided key data on Enceladus,
टाइटन एंड सैटर्न्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम। और इस मिशन ने बहुत ही की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी किसके बारे में, इंसेलाडस जो कि एक सैटर्न का मून है उसके बारे में, इंसेलाडस के बारे में, टाइटन के बारे में एंड सैटर्न्स का जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसके बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, भोरामदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट लाइज विद इन विच इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रीजन। भोरामदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी रिसेंटली न्यूज में था बिकॉज ऑफ बाइसन पोचिंग। तो भोरामदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिग्निफिकेंट किस लिए है, क्यों सिग्निफिकेंट है, और वो किस मीन्स वो सिग्निफिकेंट है और वो किस इकोलॉजिकल कॉरिडोर के में मीन्स लाई करता है। सॉरी, भोरामदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिग्निफिकेंट है और वह किस इकोलॉजिकल कॉरिडोर के बीच में लाई करता है। ऑप्शंस आर ए कॉर्बेट राजी कॉरिडोर, बी कान्हा अचनाकमर कॉरिडोर, सी काजीरंगा मानस कॉरिडोर और डी मुदुमलाई बंदीपुर कॉरिडोर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट, बी कान्हा अचनाकमर कॉरिडोर। भोरामदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 2001 में नोटिफाई किया गया था और यह कहाँ लोकेटेड है, कावरदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, कावरदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है भोरामदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, इट लाइज विद इन कान्हा अचनाकमर कॉरिडोर, और ये कहाँ लाई करता है, कान्हा अचनाकमर कॉरिडोर के इकोलॉजिकल कॉरिडोर में बीच में लाई करता है और कनेक्ट करता है किस किस को, कान्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है और अचनाकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इन छत्तीसगढ़। कान्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में और उसको कनेक्ट करता है किससे, अचनाकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन छत्तीसगढ़। ओके, द सेंचुरी स्पैन अबाउट 352 स्क्वायर किलोमीटर एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ मैकाल रेंज ऑफ द सातपुरा हिल्स। ये जो सेंचुरी है इसकी जो टोटल एरिया 352 स्क्वायर किलोमीटर की है और ये मैकाल रेंज का पार्ट है जो कि सतपुरा रेंज और सतपुरा हिल्स का पार्ट है। द रीजन इज होम टू ट्राइबल कम्युनिटीज लाइक द बैगा, गोंद एंड कवर। ये जो रीजन है ये किस किस ट्राइबल कम्युनिटीज का होम है, मीन्स यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, बैगा रहती है, गोंद रहती है और कवर, ये तीनों ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है यहाँ पे। Named after the famous Bhoramdev temple, an ancient temple complex dating back to 7th to 11th century was built by the Nagvanshi dynasty. ये जो टेम्पल है इसका नाम फेमस भोरामदेव, ये जो सेंचुरी है इसका नाम फेमस भोरामदेव टेम्पल के नाम पे दिया गया है। और भोरामदेव टेम्पल जो है एक एंशिएंट टेम्पल है जिसको कि बनाया 7th से 11th सेंचुरी के बीच था, किसके द्वारा, नागवंशी डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनके द्वारा इसको बनाया गया था। और ये जो टेम्पल है भोरामदेव टेम्पल ये डेडिकेटेड है भगवान शिव को, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और इसको ऑफन रेफर्ड है, इसको कहा जाता है छत्तीसगढ़ का खुजराहो भी कहा जाता है, इसको खुजराहो ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, अंडर विच मिनिस्ट्री डज द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंक्शन। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंडर फंक्शन करती है। सो ऑप्शंस आर, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंक्शन करती है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था, 27 अक्टूबर 1986 को इसको फॉर्म किया गया था। राइट नाउ कोई भी ऐसी बॉडी जिसको कि हम एक्ट से एस्टैब्लिश करते हैं तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर फंक्शन करती है। IWEI develops and regulates inland waterways and maintains national waterways infrastructure। ये क्या करती है, ये रेगुलेट करती है जो inland waterways है उनको और मेंटेन करती है नेशनल वाटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, इट कंडक्ट्स टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडीज फॉर डिक्लेयरिंग न्यू नेशनल वाटरवेज। अगर नया नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर करना है तो उसके लिए डिटेल्स स्टडी करती है टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को, मींस टेक्निकली एंड इकोनॉमिकली वेदर दैट इज सूटेबल और नॉट, दैट इज फीजिबल और नॉट। ठीक है, इट हेडक्वार्टर्स इज इन नोएडा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है विथ रीजनल ऑफिसेस इन पटना, कोलकाता, गुवाहाटी एंड कोची। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है और रीजनल ऑफिसेस कहाँ कहाँ है, पटना में है, कोलकाता में है, गुवाहाटी में है एंड कोची में है। ठीक है, The Inland Waterways Authority of India recently signed a series of major agreements valued at about 3,000 crore to boost cargo movement, passenger transport and river-based tourism in Northeast। जो Inland Waterways Authority of India अभी इसने recently बहुत सारे agreement साइन किए हैं जो लगभग 3,000 करोड़ रुपए के हैं। क्यों? To boost cargo movement को boost करने के लिए, passenger transport को improve करने के लिए and river-based tourism in Northeast, river-based tourism को improve करने के लिए Northeast में। What is the primary objective of the Indian Coast Guard's सागर कवच exercise? इंडियन कोस्ट गार्ड जो एक एक्सरसाइज कंडक्ट करती है सागर कवच, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, असेसिंग। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज असेसिंग कोस्टल सिक्योरिटी रेडीनेस अगेंस्ट पोटेंशियल थ्रेट। कि उनका काम क्या है, सागर कवच एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई कोस्टल सिक्योरिटी में कोई भी थ्रेट्स जो मीन्स हमारे कोस्ट में जो
आ सकते हैं पोटेंशियल थ्रेट्स, उनको कैसे काउंटर किया जाएगा और हम अपने आप को कितना रेडी हमने अपने आप को कितना रेडी करके रखा है उन थ्रेट्स को फेस करने के लिए, राइट। सागर कवच इज अ बाई एनुअल कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज लेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। सागर कवच जो है साल में 2 बार होने वाला बाई एनुअल कोस्टल एक्सरसाइज है, जिसको कि लेड कौन करता है, इंडियन कोस्ट गार्ड लेड करती है। It evaluates preparedness and handle coastal security emergencies and prevent attacks on vital coastal installation। ये क्या करती है, ये प्रिपेयर करती है, मीन्स इवेलुएट्स की कितने प्रिपेयर्ड हैं हम, कोई भी कोस्टल सिक्योरिटी इमरजेंसी होती है, शायद इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं उस केस में, या फिर कोई भी ऐसा होता है जहाँ पे हमारे वाइटल कोस्टल इंस्टॉलेशन पे अटैक होता है, उस केस में हम कितने प्रिपेयर्ड हैं। ओके, The drill involves center and state agencies including Indian Navy, State Police, Marine Police, Fisheries and Custom। और इस ड्रिल में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, सेंट्रल एजेंसी भी होती है, स्टेट एजेंसीज भी होती है, जैसे कि सेंट्रल एजेंसी इंडियन नेवी हो गई, फिर स्टेट पुलिस हो गया, मैरीन पुलिस हो गया, फिशरीज एंड कस्टम्स जो होते हैं ये सारे इन्वॉल्व होते हैं इसमें। A red team simulates infiltrators while a blue team neutralizes them to assess coordination and response। यहाँ पे 2 टीम होती है, एक होता है एक रेड टीम, एक होता है रेड टीम एंड दूसरा होता है ब्लू टीम। तो रेड टीम जो होती है वो इन्फिल्ट्रेटर्स बनती है, मींस घुसपैठिया बनती है, जबकि ब्लू टीम जो होती है वो इनको काउंटर करती है, इनको रोकती है कि कैसे, मींस इनको काउंटर करना है। तो यहाँ पे 2 टीम होती है, ये एक्सरसाइज 2 टीमों के बीच कंडक्ट किया जाता है। रेड टीम इन्फिल्ट्रेटर्स बनती है, वही ब्लू टीम उनको कैसे न्यूट्रलाइज करना है वो देखती है। The exercise emphasizes the role of fishermen in reporting suspicious maritime activity। यह एक्सरसाइज इस चीज पे भी प्रभाव, मतलब इस चीज पे भी एम्फेसाइज करता है कि जो मछुआरे हैं उनका क्या रोल है अगर सस्पिशियस एक्टिविटी को रिपोर्ट करने में, अगर कोई हो रहा है कोस्ट पे या फिर ओशियंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फार्माकोजेनोमिक्स इन मॉडर्न मेडिसिन। फार्माकोजेनोमिक्स का क्या मेन पर्पस है मॉडर्न मेडिसिन में, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, tailoring drug therapy based on individual's genetic profile। tailoring drug therapy based on individual's genetic profile। Pharmacogenomics studies how genetic inheritance affect drug response। फार्माकोजेनोमिक्स क्या करता है, ये स्टडी करता है कि जो जेनेटिक इनहेरिटेंस है वो ड्रग रिस्पॉन्स से कैसे, मीन्स कैसे अगर हम किसी को ड्रग दे रहे हैं, कोई दवाई दे रहे हैं, तो उस पर कैसे जो जेनेटिक इनहेरिटेंस वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ जेनोमिक मेडिसिन एंड प्रिसीजन मेडिसिन। ये किसका पार्ट है, जेनोमिक मेडिसिन और प्रिसीजन मेडिसिन का पार्ट है। विच पर्सनलाइजेज ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन जीन्स, इन्वायरमेंट एंड लाइफस्टाइल। जो कि पर्सनलाइज करता है किसी भी ट्रीटमेंट को, कोई भी मीन्स जो ट्रीटमेंट कोई ले रहा है उसको किस किस चीज पे, जीन्स के बेस पे, उसके जीन्स को देखते हुए, उसके इन्वायरमेंट को देखते हुए और उसके लाइफस्टाइल को देखते हुए। नाउ लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हम सब टेलर के पास जाते हैं, दर्जी के पास जाते हैं अपना कपड़ा सिलवाने। तो कपड़ा दर्जी जो है वो कपड़ा किस चीज़, हमारी हाइट को, हमारी वेस्ट को, जो हमारी हैंड की जो मीन्स हमारी हाथ की कितनी लंबाई, उन सब चीज़ों को देख के वो कपड़ा सिलता है। तो फार्माकोजेनेमिक्स जो भी है वो ऐसा ही है, किसी के जीन्स मीन्स हमारी जो बॉडी की जो जीन जो मेकअप है वो कैसी है, इन्वायरमेंट हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और लाइफ स्टाइल हमारा कैसा है, तो उसके बेसिस पे ये ट्रीटमेंट को पर्सनलाइज करता है और जो ड्रग है वो बनाता है, दवाई बनाता है। इट इज यूज्ड इन ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, साइकाइट्री एंड इन्फेक्शियस डिजीज टू ऑप्टिमाइज थेरेपीज। इसको किस किस में यूज किया जाता है, ऑन्कोलॉजी में यूज किया जाता है, दैट इज रिलेटेड टू कैंसर, कार्डियोलॉजी, साइकाइट्री एंड इन्फेक्शियस डिजीज टू ऑप्टिमाइज थेरेपी, मीन्स जो थेरेपीज है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट करने के लिए, बहुत ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए इनको इस सब में यूज किया जाता है। Pharmacogenomics enhances drug safety, therapeutic outcomes and reduce adverse drug reactions। Pharmacogenomics जो है वो drug safety को बढ़ाता है, therapeutic outcomes को improve करता है, मीन्स जो भी जिससे जो हम expect करें रिजल्ट उससे बेहतर रिजल्ट दे, and reduce adverse drug reactions, कोई भी खराब ड्रग रिएक्शंस हो उसको बहुत सिग्निफिकेंटली कम करता है, ठीक है। इट हेल्प रिसर्चर्स डेवलप टारगेटेड ड्रग्स फॉर जीन स्पेसिफिक कंडीशन। ये हेल्प करता है रिसर्चर्स को मैन्युफैक्चर करने में टारगेट ड्रग्स फॉर जीन स्पेसिफिक, जैसे 2 पर्सन ए बी, तो ए का जीन अलग है, बी का जीन अलग है, बट तो उनके लिए जो मेडिसिन डिजाइन किया जाएगा वो जीन ए के अकॉर्डिंग अलग मेडिसिन होगा, जीन बी के अकॉर्डिंग अलग मेडिसिन होगा। तो रिसर्चर्स को हेल्प करता है जीन स्पेसिफिक ड्रग डिजाइन करने में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, which characteristic most clearly identifies an interstellar object passing through our solar system। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक क्लियरली आइडेंटिफाई करता है इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को जो हमारे सोलर सिस्टम से पास करता है। सो द करेक्ट आंसर इज हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी। हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी इंडिकेटिंग इट इज नॉट ग्रेविटेशनली बाउंड। हाइपरबोला कैसा होता है, ऐसा, तो हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी ऐसे इंडिकेटिंग इट इज नॉट ग्रेविटेशनली बाउंड, मीन्स कि वो ग्रेविटेशनली बाउंड नहीं है। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ओरिजिनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। अब हम जानते हैं, हम सोलर सिस्टम को सोलर सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारी पैरेंट बॉडी है सोलर सिस्टम में, हेवनली बॉडी, वो सन है, और ईच एंड एवरी हेवनली बॉडी इन सोलर सिस्टम इज अटैच्ड टू सन। ग्रेविटेशनल फोर्स, सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही वो हमारे सोलर सिस्टम में रह रहा है। तो जो प्लैनेट जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट होता है वो
मतलब हमारे सोलर सिस्टम से बाहर से आता है और वो सन से ग्रेविटेशनली बाउंड नहीं होता। दे ट्रैवल इन हाइपरबॉलिक ऑर्बिट्स विद अ पेरीहीलियन बट नो एपीलियन। जो वो हाइपरबॉलिक ऑर्बिट्स में ट्रैवल करते हैं विद अ पेरीलियन, मीन्स वो पास में तो आते हैं बट वो दूर में उनका कुछ मतलब कोई सर्टन नहीं कि वो कितनी दूर जा रहे हैं, ठीक है, बट एक सर्टेन सिग्निफिकेंट, लेट्स सपोज यहाँ पे सन है तो ये एक बार वो पेरीहीलियन में पास में आएंगे कि यस दिस इज द क्लोज वन, बट एपीलियन में वो कहीं भी जा सकते हैं, वी हैव नो आइडिया, ओके। देयर हाई स्पीड प्रिवेंट्स द सन फ्रॉम स्लोइंग देम डाउन ड्यूरिंग आउटबाउंड जर्नी। जब वो बाहर निकल रहे थे तो इतनी तेज से वो मीन्स क्रॉस कर रहे थे कि जो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उन पे एक्ट नहीं करता ताकि उनको स्लो किया जा सके। अब कर भी रहा होगा तो वो इतना ज्यादा नहीं है कि वो उसको स्लो कर देता है, ठीक है। These objects help scientists understand other star system and planetary formation process। यह जो ऑब्जेक्ट हैं मीन्स जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हैं ये साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं दूसरे स्टार और प्लानिटरी फॉर्मेशन को समझने में कि कैसे उनका फॉर्मेशन हुआ है और कैसे जो दूसरे स्टार्स हैं वो फंक्शन करते हैं, उनकी जो मूवमेंट है, उनकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या है, फोर्सेस क्या है, वो इन सब चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द IUCN रेड लिस्ट स्टेटस फॉर इंडियन पॉन्ड हेरॉन अर्डियोला ग्रेई। जो इंडियन पॉन्ड हेरॉन है जिसको कि अर्डियोला ग्रेई कहा जाता है उसका IUCN रेड लिस्ट स्टेटस क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लिस्ट कंसर्न है उसका IUCN रेड लिस्ट स्टेटस। इंडियन पॉन्ड हेरॉन ऑल्सो नोन एज पैडी बर्ड बिलोंग्स टू फैमिली आर्डिडे। जो इंडियन पॉन्ड हेरॉन है जिसको कि पैडी बर्ड भी कहा जाता है तो कौन सी फैमिली से आती है, ये आर्डिडे फैमिली से आती है, ठीक है। इट इनहैबिट sorry it inhabits shallow freshwater and saltwater wetlands and is found in from Iran to Sri Lanka। ये shallow freshwater और saltwater wetlands में पाए जाते हैं और कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं, ईरान से श्रीलंका तक पाए जाते हैं, मीन्स मिलते हैं। इट हैज चेस्टनट ब्रीडिंग प्लूमेज एंड ग्रेस ब्राउन नॉन ब्रीडिंग फीडर्स। ब्रीडिंग सीजन में जो इनके जो चेस्ट पे जो फेदर्स हैं मीन्स जो पंख है उनकी कलर दूसरी हो जाती है, जबकि नॉन ब्रीडिंग सीजन में मीन्स रिप्रोडक्टिव सीजन में ग्रेइश ब्राउन रहता है ये, ठीक है। इट्स डाइट इंक्लूड क्रुस्टासीन्स, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, फिश, टैडपोल्स एंड लीचेस। इसका जो डाइट इसमें क्या क्या आते हैं, क्रुस्टासीन्स आते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स आते हैं, फिश, टैडपोल्स एंड लीचेस। It is classified as least concern under IUCN Red List and listed under 6th Schedule of the Wildlife Protection Act 1972। इंडियन पॉन्ड हेरॉन को लिस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया IUCN रेड लिस्ट में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 4 में रखा गया है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज इन्फेक्शन बाय नेग्लेरिया फाउलरी ब्रेन ईटिंग अमीबा मोस्ट कॉमनली अकर। जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है उससे जो इन्फेक्शन होता है वो कैसे होता है ज़्यादातर केस में। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, व्हेन कंटामिनेटेड वाटर इंटर्स थ्रू द नोज। जब कंटामिनेटेड वाटर जो है नाक से हमारे जाता है तो उससे ये जो नेग्लेरिया फाउलरी है ये इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा बोलते हैं, ये होता है, इससे जो इन्फेक्शन होता है। नेग्लेरिया फ्लोरी लिव्स इन वार्म सैलो फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, रिवर्स एंड हॉट स्प्रिंग। ये कहाँ कहाँ पे रहते हैं, सैलो फ्रेश वाटर बॉडीज जैसे कि लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया और हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन अकर्स व्हेन कंटामिनेटेड वाटर इंटर्स द नोज। इन्फेक्शन कब होता है, जब कंटामिनेटेड वाटर जो है जो जिसमें ये बैक्टीरिया होते हैं या फिर एमीबा ब्रेन ईटिंग अमीबा होते हैं, ये जब हमारे नाक से या फिर नाक से अंदर जाता है तो, एंड नॉट बाय ड्रिंकिंग द वाटर, ठीक है, नाक से जब अंदर जाता है तब होता है ये। इट कॉजेज प्राइमरी एमोइबिक मेनिंजोइंसेफलाइटिस। ये मेनिंजोइंसेफलाइटिस को ग्रो करता है, मीन्स कॉज करता है, जो मेनिंजोइंसेफलाइटिस बीमारी है उसको ये मीन्स करता है, जन्म देता है। हाईली फैटल सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन। जो मेनिंजोइंसेफलाइटिस को जो कि एक हाईली फैटल सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इन्फेक्शन है वो मतलब इसके कारण जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है उसके कारण ये होता है मेनिंजोइंसेफलाइटिस। द अमीबा इज फाउंड इन सॉइल एंड फ्रेश वाटर ग्लोबली। जो अमीबा है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल और फ्रेश वाटर, मिट्टी में भी और फ्रेश वाटर में भी पूरे ग्लोबली पाए जाते हैं। द इन्फेक्शन डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और जो इन्फेक्शन इसका वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड नहीं होता। Question number 10. The proposed UPI TIPS interlinkage aims primarily to facilitate which type of transaction? जो अभी प्रपोज किया गया UPI और TIPS interlinkage वो किस टाइप के ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करेगा। So the correct answer is option B, cross border remittances between India and the Euro area, ठीक है। TIPS is the Target Instant Payment Settlement System operated by Euro System। जैसे हमारे यहाँ UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वैसे ही यूरो सिस्टम में
TIPS है, जिसका फुल फॉर्म है टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, जिसको कि ऑपरेट कौन करता है, यूरो सिस्टम ऑपरेट करता है। और ये यूपीआई और TIPS को इंटरलिंक करने वाला है। इंटरलिंकेज विल कनेक्ट इंडियाज यूपीआई इंटरफेस विद TIPS। ओके, इट एम्स टू फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरो एरिया। ये क्या करेगा, ये फैसिलिटेट करेगा जो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस जो इंडियंस यूरोप के एरिया में जाके काम करे, वहां से जो रेमिटेंसेस भेजते हैं उनको ज़्यादा बेहतर और ईजी बनाएगा। It aligns with G20 roadmap to improve cross-border payments by enhancing speed, transparency, accessibility and cost efficiency. ये G20 का जो रोड मैप है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को कैसे इंप्रूव किया जाए बाय एनहांसिंग द स्पीड, ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, उससे टोटली अलाइन करता है। द मूव विल बेनिफिट यूजर्स इन बोथ जुरिस्डिक्शन। जो भी जो मतलब यूपीआई TIPS इंटरलिंकेज है, इससे दोनों को बेनिफिट होगा, जो इंडियन हैं यूरो में रहने या फिर जो यूरो के कुछ लोग हैं जो इंडियंस में आ रहे, तो दोनों जगह के लोगों को हेल्प होगी। Question number 11. Under which international framework has the Central Industrial Security Force been designated a recognized security organization? किस इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के अंदर CISF को एक डेजिग्नेटेड रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया, डेजिग्नेट किया गया है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी ISPS कोड के तहत CISF को एक रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया गया है। CISF has been designated a recognized security organization under International Ship and Port Facility Security Code, that is ISPS कोड के अंदर CISF को एक recognized security organization designate किया गया है। The ISPS code is part of the International Maritime Organization's Convention on the Safety of Life at the Sea। ये ISPS जो कोड है किसका पार्ट है, IMO का पार्ट है, IMO's कन्वेंशन का पार्ट है, जो कि इंश्योर करती है कि लाइफ मतलब जो समुद्र में लाइफ सेफ रहे, कोई भी ह्यूमन लाइफ वो सेफ रहे। एंड RSO एक्ट एज ए रेगुलेटर फॉर सीपोर्ट सिक्योरिटी। RSO क्या होता है, रिकॉग्नाइज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, वो रेगुलेटर एक्ट एज ए रेगुलेटर फॉर सीपोर्ट सिक्योरिटी, सीपोर्ट सिक्योरिटी के लिए रेगुलेटर की तरह एक्ट करती है RSO। CISF जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर का आता है और वो पार्ट है CAPF का, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का पार्ट है CISF। इट ऑपरेट्स अंडर द CISF एक्ट 1968। It operates under the CISF Act 1968 and secure airports, metros, monuments and critical installation। CISF जो है इसको फॉर्म किया गया था CISF Act 1968, इसके अंदर वो ऑपरेट करती है और इसका काम क्या है, जो वाइटल इंस्टॉलेशन है, क्रिटिकल इंस्टॉलेशन है, जैसे एयरपोर्ट्स हो गया, मेट्रोज हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गया एंड क्रिटिकल इंस्टॉलेशन, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। क्वेश्चन नंबर 12. अंडर विच लॉ डज द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO होल्ड स्टैट्यूटरी स्टेटस? किस लॉ के अंदर SFIO जो है वो स्टैट्यूटरी स्टेटस को होल्ड करता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो SFIO है, SFIO वो स्टैट्यूटरी स्टेटस होल्ड करता है। The Serious Fraud Investigation Office is a multidisciplinary agency that investigate complex corporate frauds। SFIO जो है एक मल्टीडिसिप्लिनरी एजेंसी है जो क्या इन्वेस्टिगेट करती है, कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट फ्रॉड्स, जो कंपनी अगर कोई कंपनी फ्रॉड करती है तो उसको इन्वेस्टिगेट करती है SFIO। इट वॉज ग्रांटेड स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस ग्रांट किया गया था, किसके अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसको ग्रांट किया गया था। इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और ये किसके अंदर फंक्शन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर फंक्शन करती है, ठीक है। इट इज हेडेड बाय अ डायरेक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको हेड कौन करते हैं, एक डायरेक्टर जो कि जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक के नीचे के नहीं होने चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। When a case is assigned to SFIO, no other central or state agency may investigate the same matter। एक बार अगर एक केस SFIO को असाइन कर दिया गया तो फिर कोई दूसरी सेंट्रल स्टेट एजेंसी उस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर द 23 नवंबर 2025 करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच। एंड मैं फिर से बताऊं कि मैं जो भी आपका फीडबैक होगा मैं उसको हाईली अप्रिशिएट करूंगा, जिससे कि मैं जो वीडियो है उसको इंप्रूव कर सकूं, मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं, ताकि और बेहतर तरीके से मैं करंट अफेयर्स आपको आपके सामने ला सकूं। सो थैंक यू वेरी मच। एंड अगेन प्लीज़ कुछ फीडबैक प्रोवाइड कीजिए, आपको कैसा लगता है ये वीडियो, और नए हैं तो आप ऑब्वियसली मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। आई एम नॉट कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, बट मतलब आई एम ऑन लर्निंग स्टेज। सो प्लीज़ आपकी फीडबैक बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।